नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ आजकल देखने को मिलती है, एक एंटी हिंदू सेंटिमेंट जो है वो आजकल के कॉर्पोरेट्स में, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारे, कई जगह पे बहुत सारे ऐसे कथावाचक भी आते हैं जो एक एंटी हिंदू स्टेटमेंट अजीब से लेकर आते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम सिर्फ यही देख रहे हैं। इनफैक्ट बिहार से भी, पुलिस डिपार्टमेंट से भी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि ना कलावा पहने ना तिलक पहने और बिना उसके आप जो है आए। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, धार्मिक फैक्टर्स भी हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या ये सिर्फ एक फैशन बन गया है या फिर किसी के तिलक लगाने से किसी और के सेंटिमेंट्स कैसे हर्ट होते हैं। और ये भी एक बड़ी बात ये भी है कि हर बार एक ही धर्म की तरफ ही हम लोग इतने ज़्यादा एजिटेटेड रहते हैं। और ये बायस जो है, रिलीजियस बायस जो है, जिसे हम लगातार चला रहे हैं, ये कई स्टेट्स में भी हम देख रहे हैं और कई कॉर्पोरेट्स में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे साथ आज कर्नल डॉक्टर आदर्श शर्मा जी जुड़ रहे हैं इस शो में। ही जॉइनिंग अस एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस डिबेट ऑन वाई एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स जो है वो एक फैशन है या एक स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट करने का एक बड़ा पार्ट है, एक बड़ा नेक्सस है। इसको डिस्कस करेंगे। मैं पहले कर्नल शर्मा का स्वागत करूंगा। सर, मोस्ट वेलकम ऑन आवर शो। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये जो है, ये अभी तो वैसे बहुत ज़्यादा शाउट हो रहा है इसके ऊपर कि ऐसा है वैसा है, बट आई seriously want to see, because I have been watching this from past 15-16 years। मैंने देखा है, मेरे से पहले की जनरेशन ने भी ये देखा हुआ है कि एक अजीब सा एक सेंटिमेंट है जो मार्केट में बड़ा चलता है कि पूरा टाइम मतलब जो है एक ही स्पेसिफिक धर्म के लोगों पे आप उनको टारगेट करते रहिए। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, लेकिन ऐसा न्यूज़ में भी आता ही है, हम सभी लोग देख रहे हैं। तो ऐसा आपके हिसाब से मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने इसको इसलिए बोला कि एक तो ये फैशन बन गया है या फिर ये स्पेसिफिक नेक्सस है जो हर वक्त एक धर्म के अगेंस्ट ही बात करता है। ये एक नेक्सस है या फिर एक फैशन ही है कि हमें इनके अगेंस्ट बात करनी है। ये मतलब एक वो मॉडर्न होने का भी एक वो तरीका होता है कि हम मॉडर्न दिखें इससे। गुड इवनिंग टू एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल द व्यूअर्स। तो जो मैम ने टॉपिक लिया है बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और आपने देखा होगा कि आज कल नए किसी न किसी मीडिया सोर्स में आपको नए नए जो मुद्दे और नए नए इश्यूज आते रहते हैं, चाहे वो इंडिगो का है, चाहे वो टीसीएस का है, चाहे वो लेंसकार्ट का है। तो अभी नया नया जैसे जो इसमें बिहार में भी जो है वहाँ के पुलिस प्रशासन ने उनको जो है तिलक लगाने से मना कर दिया। तो ये जो है आजकल एक फैशन नहीं कहूंगा मैं, से सिलेक्टिव इंक्लूसिविटी कहूंगा इसको। क्योंकि क्या हो गया है कि अगर आप एक तरफ आप कहते हैं कि हिजाब पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, पर वहीं पे कोई बिंदी या फिर तिलक लगा ले या फिर जो है अपना कलावा पहन ले या सिंदूर पहन ले या फिर वो मंगलसूत्र पहन ले, तो आपको उससे प्रॉब्लम होने लगती है। आपके जो है वर्किंग इथोस जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये सिलेक्टिव इंक्लूसिविटी है, क्योंकि भारत को आप देखेंगे तो हमारी संस्कृति, सनातन धर्म की संस्कृति सबसे पुरानी है। हम सबको वसुदेव कुटुंबकम को मानते हैं। तो हमने कभी ये नहीं बोला कि हमारा धर्म जो है वो अच्छा है और आपका खराब है, या आपका जो है, हम सबको मानते हैं कि हम सभी को एक पूरे विश्व को एक फैमिली की तरह देखते हैं। तो हमने कभी भी दूसरों के कल्चर को या किसी को हमने जो है क्रिटिसाइज नहीं किया। तो वही जो दूसरे धर्म है वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, या कह सकते हैं कि जब से वेस्टर्नाइजेशन हुआ है, तो वो जब इंडिया में आया तो उसमें क्या हो गया कि एक कोई अगर तिलक पहनता है या कलावा पहनता है तो बैकवर्डनेस का एक वो टैग भी लगाया गया कि इंडियंस आर बैकवर्ड। आपने देखा होगा बहुत सारे जो फॉरेन मीडिया के लोग हैं वो उसको उस तरह से प्रोजेक्ट करते थे। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट थिंग कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो ये चीज नई चीज आई है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ सिलेक्टिव टारगेट जो किया जा रहा है हिंदुइज्म को, बाकी सबको नहीं किया जा रहा। क्योंकि आपने देखा है कि अगर वो करते हैं तो कैसे फ्रांस में अटैक हुए, क्या हुए। हिंदू धर्म को एक मतलब समझ सकते हैं कि सनातन धर्म को इस तरह से लिया जा रहा है कि उसके ऊपर वो हम उनको कुछ भी बोलेंगे कोई कुछ करेगा नहीं।
तो चलेगा उसी नहीं। तरह से या ट्रीटिंग कि बाकी अगर करते हैं तो आपने देखा ही है क्या हुआ है पूरे विश्व में। लेकिन ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्पेसिफिकली हम बीपीओ जैसे सेक्टर्स जो है उसमें ज़्यादा देखते हैं कि मतलब हैरेसमेंट लेवल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब धर्म के नाम पे ही नहीं, वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इंटरनली वो बोलते नहीं हैं, बट मतलब कास्ट और रिलीजन जो है एक सब्जेक्ट तो है इंडिया में, जो प्रोफेशनली भी चलता है और पर्सनली भी चलता है। तो एक तरीके का नेक्सस अपने आप ऑटोमेटिकली नेचुरली डेवलप होता है कॉर्पोरेट्स में, और हायरिंग भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। एचआर का तो कोई रोल ही नहीं होता है। तो मैं ये भी आपसे इस पे भी ओपिनियन लेना चाहूँगी कि मतलब इन नेक्सस को हम एक सजेशन के नाते, इन नेक्सस जैसे ऐसे नेक्सस है, मैं ऐसे नेक्सस ही कहूँगी क्योंकि ये बिल्कुल टारगेटेड होते हैं, इनका अचीव, इनको जो करना होता है दे ट्राई टू अचीव दैट एंड दे अचीव ऑल्सो। तो ये होता क्या है, टैलेंट के बेसिस पे कुछ नहीं होता है। तो सर्टेन इनफैक्ट आज से पहले हम बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय में भी हायरिंग प्रोफेसर्स जो एडहॉक पे थे वो एडहॉक पे ही सालों साल से एडहॉक पे ही हैं। और इंटरनली बहुत सारे प्रोफेसर्स मुझे बताते भी हैं कि वो नाम नहीं लेना चाहूँगे, लेकिन वो भी कहते हैं कि हम भी जो परमानेंट हुए हैं उसके भी बेसिस यही है कि आप किस धर्म से हो, किस कास्ट से हो, किस क्रीड से हो, हम उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको परमानेंट करेंगे। तो ये एक पूरा जो रैकेट है, पूरा जो नेक्सस है, क्योंकि आप डिफेंस से भी हैं, तो इसको ब्रेक करने का भी तो ये एक साइकोलॉजिकल नेटवर्क है एक तरह से देखा जाए तो, जो फिजिकली काम नहीं करता है बट आपकी साइकोलॉजिकली आपकी मेंटल उस पे एबिलिटी पे काम करता है पूरी तरह से। मतलब उनका फोकस ये होता है कि मेंटली आपको कैसे अनॉय करें और किस तरह से करें, एंड दे सी दिस की कास्ट और क्रीड क्या है। कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के साथ कई जगह पे ऐसे होता है, कॉर्पोरेट्स में होता है, इनफैक्ट स्कूल्स में होने लगा है। स्कूल्स में कई बच्चों ने टीचर्स पे हाथ उठा दिया एजिटेट होते हुए कि किसी ने हनुमान जी के अगेंस्ट कुछ बोल दिया, किसी ने किसी टीचर ने आगे। तो ये इतना ज़्यादा जो है ना आजकल एक वो ट्रेंड है कि स्पेसिफिकली हमारे सिखों के धर्म के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि सिखों के पास कृपान है, वो तो सीधा निकाल के जवाब दे देंगे। बट हमारे पास क्या है, और हम क्यों नहीं आगे आके अपने धर्म के लिए लड़ते हैं और अपने अपने आप को डिफेंड करने का कोई सिस्टम, कोई नेक्सस बनाते हैं जो हमारे लिए भी एक प्रोटेक्शन के तौर पर सामने आए। मैम आपको एक चीज बोलूंगा, आप अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्ट्स। एक बोला जाता था जो मतलब कि अपने धर्म के बारे में अगर बात करते हैं तो उनको राइट विंग बोला जाता था। एक होता था लेफ्ट विंग जो कि अदर देन हिंदू रिलीजन वो लेफ्ट की बातें करेंगे। और एक बीच में आता था, जो बीच का सेक्टर होता था लिबरल्स बोला जाता था उनको, सो कॉल्ड लिबरल्स। तो ड्यूरिंग 80s एंड 90s जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो वो लिबरल्स का एक बहुत बड़ा दायरा बढ़ता गया और इंडिया में जो है आपने देखा होगा दैट टाइम इट वाज फुल ऑफ, अगर आप कुछ भी अगर हम ये सब चीजें पहले भी होती थी, मैं ये बताना चाहता हूँ इसके माध्यम से, पर उस टाइम पे इसको इग्नोर कर दिया जाता था क्योंकि क्या होता था कि एक सेक्ट ऑफ लिबरल्स का जो था बहुत ज्यादा एक जोर था, बोलबाला था और गवर्नमेंट भी उन्हीं की थी। तो वो उस चीज को जो कहीं ना कहीं पे उसको कहीं पे ज्यादा सोशल मीडिया में या कहीं पे उसको लाइमलाइट नहीं मिलता था। पर जब से गवर्नमेंट चेंज हुआ आफ्टर 2014 देयर हैड बीन एन एमर्जेंस ऑफ यू कैन से दैट आवर कल्चर, आवर जो है संस्कृति के बारे में और हमारे धर्म के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा एक और चेतना हुई, मोर जो है नॉलेज मिली। उसकी वजह से जो है ये चीजें जो है सामने आ रही हैं। पहले तो पता भी नहीं चलता था और लोग अगर ऐसे कुछ करते थे तो देवर उनको दबाया जाता था, दे वर फोर्स्ड टू शट अप लाइक दैट। तो अभी जो ये केसेस आ रहे हैं ये उसी का रिजल्ट है। जो पहले जो लिबरल्स थे वो अभी भी कुछ कहते हैं ना, वो छाप तो रहती है, पूरी तरह से अभी तक वो खत्म नहीं हुई है। तो जो ये अभी हो रहा है दिस इज अ रिजल्ट ऑफ दैट पॉलिसीज ओनली। ये पॉलिसीज अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि जब लेंस कार्ड का आया तो उसने बोला ये बहुत पुरानी पॉलिसीज हैं, ये अभी नहीं है। जब आपको उन्होंने दे पॉइंटेड आउट दैट थिंग, तो फिर उस पर आने लगे डिफेंस में कि ये तो बहुत आउटडेटेड पॉलिसीज हैं। सेम थिंग इंडिगो ने भी यही बोला। तो ये जो चीजें हैं ये तभी की बनाई गई थी। उसमें क्या था कि हिंदूज के
जो भी सिंबल्स होते थे उनको उन्होंने बोला कि नहीं ये आउटडेटेड है, इससे तो उनका जो है वर्किंग कल्चर प्रभावित होता है। बट वही एक फोटोग्राफ बहुत वायरल हुआ था, एक हिजाब पहने हुए पायलट इंडिगो की, आपने देखा होगा। वो इतना वायरल हुआ, फर्स्ट मुस्लिम पायलट ऑफ इंडिगो और एयरलाइंस ऑफ इंडिया, हम्म समथिंग लाइक दैट। उसको बहुत ज्यादा प्रमोट हम्म किया गया। तो हम्म व्हाई सो मच बायस्ड? बिकॉज दिस इज दैट्स व्हाई आई एम हम्म सेइंग कि सिलेक्टिव इंक्लूसिविटी जो है, ये सब चीजें जो है उसी दौर से शुरू हुआ। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा लोग जो है क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। जो पहले क्वेश्चनिंग हम्म करता था उसको सीधा ज्यादा वो कर दिया जाता था। पर हम्म। अभी इस पे थोड़े सा लोगों में जानकारी, थोड़ी सी नॉलेज और थोड़ी सी अवेयरनेस आई है। इसके अलावा जैसे आप डिफेंस से हैं, तो जैसे आप, मैंने कहा आपको बिहार जैसे जो स्टेट से है कि ये भी एक अनाउंसमेंट आता है, हालांकि इसको बहुत ज़्यादा न्यूज़ ने तवज्जो नहीं दिया, पर हाँ मतलब ये एक न्यूज़ आई और उस दिन के लिए तो बहुत वायरल हुई। तो ये एक ऐसा मतलब है कि क्या आपके हिसाब से वर्दी के साथ में रिलीजियस प्रैक्टिसेस, या पहले भी आप मेरे डिबेट पे समझा चुके हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो अगर अगर कोई तिलक लगा के आता है, या अगर कोई कलावा बांधता है अपने रिलीजन, मतलब या कोई अगर सिख है तो वो पगड़ी पहन के आता है, तो क्या वर्दी पे इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का? क्या वर्दी के साथ ये चीज़ें देखिए, होनी चाहिए यूनिफॉर्म के साथ में? देखिए हमारा वर्किंग कल्चर क्या होता है कि जब जैसे हमारा एक वर्क कल्चर होता है, उसमें हमें जी। जो ड्रेस कोड होगा वो सबके लिए बराबर होगा। हमारे यहाँ पर हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर मतलब वर्दी के साथ ये हमें तिलक नहीं पहनना है तो बाकी सब जो है वो क्या कहते हैं, जो टोपी पहन सकते हैं, कुछ पहन सकते हैं। तो फौज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट वर्किंग कल्चर होता है। उसमें क्या रहता है, जो एक ड्रेस कोड डिफाइंड होता है वो सभी के लिए होगा, बराबर होगा। इट विल नॉट बी कि एक सेक्ट के लिए अलग है, दूसरे सेक्ट के लिए हाँ, अलग है। सभी इट विल के बी सेम। और राइट। हमारी जब मंदिर परेड होती है उसमें हम सब तिलक लगाते हैं, वो चाहे मुस्लिम होगा, चाहे वो सिख होगा, चाहे हाँ। वो हिंदू होगा। एवरीवन पुट्स तिलक। वो तो हुँ। उनके लिए, सबके लिए एक मंदिर परेड है, तो एवरीवन पुट्स तिलक, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो उसमें। हमारे में कश्मीरियों में हम शिव जी का भस्म लगाते हैं जो दिखता भी नहीं है। तो जी। हमारे पास तो सॉल्यूशंस हैं ये करने के। बट ये एक सिंपल चीज़ें हैं, ये एक अपनी भी एक फ्रीडम होनी चाहिए कि आप तिलक लगाना और कलावा बांधना इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग ओनली दैट यू आर हिंदू, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ़स्टाइल ऑल्सो। मतलब इन हिंदुइज़्म या in Sanatan Dharma, it is part of our lifestyle. So we cannot drop the lifestyle because of these elements. तो ये तो एक, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे एक स्पेसिफिक टारगेट ही है और शुरू से ये रहा है। जैसे आपने कहा कि लेफ्ट लीनिंग लोग हैं, उसमें अधिकतर लोग हिंदू ही हैं जो अधिक से अधिक जो है इस पे बोलते हैं और इसके अगेंस्ट ही बोलते हैं। अब अगर हमारे पास में कॉर्पोरेट्स में एचआर है, बट कॉर्पोरेट्स का इशू ये है कि उसमें एक ओनर है जिसके अंडर सभी हैं, या फिर 3 पार्टनर्स हैं जिसके अंडर सभी है। तो 3 पार्टनर्स भी एक जैसी आइडियोलॉजी ही रखते हैं और मैक्सिमम मैंने देखा है कि एचआर पॉलिसी, एचआर तो इंडिया में है ही नहीं किसी कॉर्पोरेट में, सिर्फ नाम के लिए एचआर है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसी एक्सेप्शनल पावर नहीं होती है कि वो उसको यूज़ कर सके, कि अपने हिसाब से यूज़ कर सके और डिसाइड कर सके कि मैंने ये डिसाइड किया एंड देन इट कैन गो अप टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। तो एचआर तो है ही नहीं हमारे पास जो हमारी सुनेगा। एंड देन द पॉलिसी चेंजेस एज पर द बायसनेस। सपोज जो टीसीएस वाला मुद्दा था, वो लड़की एचआर में ही थी, एचआर हेड थी शायद कंपनी की, और वो लगातार कन्वर्जेंस पे जोर दे रही थी। तो ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन में है क्यों? क्या ओनर नहीं देख रहे थे कि वो ये कर रही है, या फिर वो ओनर की मर्जी से ही ये सब कर रही थी? क्योंकि अपने दम पे तो इतना बड़ा जो स्ट्रैटेजी है वो कोई नहीं चला सकता है। सो बेसिकली मतलब मैं यही समझना चाह रही हूँ कि हम लोग फिर अगर जॉब भी करने जा रहे हैं तो क्या वी हैव टू टेल दैट हमको हमारा धर्म कौन सा है, हमारी कास्ट कौन सी है, हम कौन सी जगह से आते हैं? इज दैट इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट इज हाउ वी हैव वर्कड, what is your, what our experiences are,
एंड हाउ वी हैव टू डील इन फ्यूचर विद द कंपनी। तो प्रोफेशनलिज्म भी कहीं है ही नहीं। सो ये नो तिलक और नो कलावा पूरा टाइम जो चलता रहता है, इससे कैसे फ्री हो सकते हैं? मैम, जो टीसीएस का जो ये इशू है, आई कैन प्रोजेक्ट इट लाइक केरला स्टोरी 2 पार्ट 2 और पार्ट 3 जो भी है। जो राइट, केरला में जो राइट। हुआ था लव जिहाद का, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट। बिकॉज वहां पे सेम मॉड्यूल लेके जो ये है, आई कैन नॉट से कि ये एचआर इसलिए कि देयर इज अ रैकेट विच इज डेडिकेटेड फॉर इट। वो चाहे केरला है, चाहे वो आप कहेंगे कॉर्पोरेट है, देयर ओनली मॉड्यूल इज टू कन्वर्ट एंड selective targets, weak targets are selected and उन्हीं पे ये किया जाता है। क्योंकि आप चाहे वो केरला में देखें, जहाँ जहाँ पे भी कन्वर्शन हुए हैं, तो देवर यूजिंग दैट, जिनके बैकग्राउंड थोड़े से पुअर बैकग्राउंड के थे, थोड़े से फाइनेंशियली वीक थे, या कोई इमोशनली डिस्टर्ब थे, सो दे हैव अ टारगेट जिसमें कि लेडीज जेंट्स सब हैं, इन्वॉल्व हैं, और ये मिलकर करते हैं इनका। चाहे आप जैसे जो भी दिल्ली ब्लास्ट का भी आया है, तो नो देयर इज अ मॉड्यूल। इनका काम ही है कि वो चाहे वो उसमें लिंक्स आए हैं, मलेशिया लिंक्स आए हैं, जाकिर नाइक के लिंक्स आए हैं, इवन आईएसआई के लिंक्स आए हैं, तो दीज आर ऑल डेडिकेटेड मॉड्यूल्स जो वर्क कर रहे हैं। जस्ट जिनका मकसद ही यही है कि हमारे हिंदू कल्चर को, सनातन कल्चर को वीक करने का। क्योंकि अभी they are not able to target them directly because of our robust security and safety। मैं आपको सीधा बताऊं तो how they are now operating is by this sleeper cells, by these people who are selectively targeting, जो है ना अब मैं वर्ड को यूज नहीं कर रहा तो पूरे वर्ल्ड यूज करता है, दैट टेरर एंड ऑल। so it is a type of that, because any word we speak it will become a controversy and all, but reality is that only key people are using that thing to convert by terrorizing the people। अब हम लोग इससे लड़े कैसे? क्योंकि पिछली भी मैंने कई कई डिबेट्स करी जिसमें मैं चाह रही थी कि आप भी हो, बिकॉज आप बिजी थे पर्सनल अपने उसमें। तो बेसिकली मैं यही देख रही हूँ कि हम लोग भी मतलब ऐसे हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब मुझे कहीं पे कोई आंदोलन नहीं दिखाई देता है, मुझे कोई कहीं कोई मूवमेंट नहीं चलता हुआ दिखाई देता है कि हाँ, मतलब कि अगर कुछ गलत हुआ है टीसीएस जैसा और लेंसकार्ट जैसा हुआ है इशू, तो इंडिविजुअली जाके सब ऑर्गेनाइजेशंस एक एक करके मतलब लेंसकार्ट के शोरूम्स में जाके तिलक लगा रहे हैं एम्प्लॉयज़ को और ये सब कर रहे हैं। वो मेरे को लगता है कि वो एक बेटर वे ऑफ हैंडलिंग नहीं है, क्योंकि एक तरह से ये एक साइलेंट, मुझे लगता है एक साइलेंट वॉर है, जिसे हमें साइलेंटली और बड़े पेशेंटली लड़ना भी है ज़रूरी है। और हम क्या है कि हम बहुत जल्दी सप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि हमारी हिस्ट्री है सप्रेस होने की। हमने लड़ा भी है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे हमें सप्रेस कर दिया गया, या तो एडमिनिस्ट्रेशन ने करा है या गवर्नमेंट ने करा है। कहीं ना कहीं हर बार ही हमें सप्रेस ही किया जाता है। और बहुत सारे लोग, आपको पता ही है, जो आवाज़ उठाते हैं उनको फिर जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि आपको बोलना नहीं है, स्पेसिफिक धर्म के लोगों के बारे में नहीं बोलना, स्पेसिफिक रिलीजन के बारे में नहीं बोलना। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं अभी भी कंट्री में, हम देख रहे हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सरकार जो है वो मतलब हिंदू प्रो हिंदू गवर्नमेंट ही है इस समय पे, कोई लेफ्टिस्ट नहीं है जो हमें नैरेटिव दिखता है गवर्नमेंट का। तो उस पर भी आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी भी इश्यूज हैं, एक साइलेंट वॉर है जो लगातार चलता आ रहा है, और ये इसके साथ में साइलेंटली और पेशेंटली कैसे लड़ा जाए? क्या तरीके हो सकते हैं आपके अनुसार, क्या सजेशंस हो सकते हैं? मैम, अभी इसके लिए मैं यही बोलूंगा कि जो हमारी गवर्नमेंट, आपने गवर्नमेंट का एक मुद्दा उठाया, तो जैसे कुछ स्टेट्स में एंटी कन्वर्शन लॉज हैं, तो महाराष्ट्र में नहीं है। तभी ये नासिक जैसा ये जो इशू हुआ जो इधर टीसीएस का, वहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे कोई रोबस्ट लॉज नहीं है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग यूसीसी, गवर्नमेंट ने यूजीसी ले आए। जो उनको यूसीसी लाना चाहिए था, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो यूजीसी ले आए। अगर वो इसके लिए गंभीर है पहले, क्योंकि जो है सबसे पहला रोल होता है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का होता है, उसमें गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का रोल रहता है। तो जब हमारे पास रोबस्ट लॉज नहीं होंगे, एंटी कन्वर्शन लॉ, यहाँ की जो है लव जिहाद जैसे जो
इश्यूज आए थे उनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, उस पर लगाम नहीं लगाया जाएगा, तो ऐसे मुद्दे जो होते रहेंगे, क्योंकि जब उनके कोई रोक टोक नहीं है। जैसे अभी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के ऊपर एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, 100 डेज इनिशिएटिव चल रहा है पूरे स्टेट में। तो ये सब चीजें जो है, जब गवर्नमेंट और सब एजेंसीज, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज इसमें आती हैं, तो दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट, बिकॉज दे हैव सो मच पावर। हमारे पास ये पावर है कि हम अवेयर कर सकते हैं लोगों को, ऐसे पॉडकास्ट करके, ऐसे सोशल मीडिया में हम लोग जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं वो इनके मॉड्यूल्स के बारे में, जो भी अपनी जो है अपनी बहनें बेटियां हैं उनको इससे बचने के रास्ते बताएं, कि उनको पता होना चाहिए कि कोई आपके साथ अगर दोस्ती कर रहा है या कुछ आपके साथ आपके रिलीजन के बारे में कुछ गलत बोल रहा है, तो यू शुड नो कि दिस इज सम टारगेट सिलेक्टिव एक चलाया जा रहा है, कंटेक्स्ट से बोला जा रहा है। इट इज सिलेक्टिव थिंग्स की दे वांट टू प्रोजेक्ट देयर एजेंडा हियर। पहले ये चीज जब मुझे पता चलेगा कि अगर बार बार कोई मुझे बोलेगा कि आपके रिलीजन में ऐसा है, ये गलत है, वो माता ऐसे थे वो थे, तो आपको समझ आना चाहिए कि इसकी मंशा क्या है, व्हाट इज द इंटेंशन टू टेल टॉक ऑल दिस। मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, अगर दूसरा कर रहा है तो वी हैव टू रीड दैट पर्सन। देखिए ये चीजें जो होती हैं इंसान को विद मेच्योरिटी, विद एक्सपीरियंस, दे गेट टू नो। जो जो भी इनके टारगेट देखिए तभी होते हैं जो कि यंग गर्ल्स होंगी, जो कि एडोलेसेंस में अभी आई हैं, और हु आर इमोशनली डिस्टर्ब, दे चूज दैट टारगेट सिलेक्टिवली। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो हमें एजुकेट करना लोगों को बहुत जरूरी है, इस तरह से पॉडकास्ट करके हमें अपने जो है जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको एक प्रोएक्टिव रोल देना पड़ेगा, और सरकार को लॉज बनाने ही पड़ेंगे जिससे कि इसके ऊपर जो है पूरी तरह से लगाम लगाया जाएगा। अदरवाइज जो है, अभी तो टीसीएस का एक लेडी का कंप्लेन से हुआ, अभी पता नहीं कितनी लड़कियां इससे और भी प्रभावित हुई होंगी एंड उसकी शिकार हुई होंगी। वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन का मसला है। और जैसे आपने कहा कि अब जैसे पुलिस से भी ऐसे स्टेटमेंट आया था, तो यूनिफॉर्म के साथ आपने कहा कि जैसे मंदिर परेड होती है तो हम लोग तो लगाते हैं, क्योंकि हमारे बेसिकली मैंने वही कहा ना कि तिलक का कोई ऐसा धार्मिक वो भी नहीं है, इट इज़ अ डेली रूटीन लाइफस्टाइल। तो हम ऐसा कोई मतलब ये ऐसा कोई रिलीजन वो नहीं करते हैं, तो वो कर रहे हैं। तो अब जैसे मुस्लिम्स हैं वो रोज़ा रखते हैं, तो वो अपना एक रूटीन, उसमें रमज़ानों में एक रूटीन लाइफ अपनी जो होती है उनकी वो फॉलो करते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे नहीं हो। सिख हैं, दे आर ऑलवेज विद द टर्बन, वो आते हैं, आप मना नहीं कर सकते क्योंकि उनका टर्बन जो है उनकी पहचान है, तो वो पहन के आते हैं। इवन इन डिफेंस ऑल्सो दे वेयर इट। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये ट्रेंड आज क्यों सबको याद आ रहा है कि हमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस यूनिफॉर्म के साथ नहीं करनी है, और स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि तिलक और कलावा आप जो है नहीं पहनेंगे। अब ये एक स्पेसिफिकली मतलब जो ये नेक्सस है जो अब डिफेंस में भी जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ से भी पुलिस डिपार्टमेंट्स और ऐसे डिपार्टमेंट्स भी अब इस पर बोलने लगे हैं। तो उनको भी मतलब अगर आप समझाना चाहें तो कैसे हम सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या पुलिस वाले क्यों नहीं पहन सकते या क्यों तिलक नहीं लगा सकते? देखिए मैं तो ये हैरान हूँ कि ये उस स्टेट में हुआ जो कि एक मतलब कि प्रो सनातन की गवर्नमेंट है। अभी तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं का अपना है। अगर यही चीज कर्नाटका में होती, जैसे कर्नाटका में इश्यू हुआ है कि वहां पर वो रिलीजियस थ्रेड करने पे उन्होंने रोका, बच्चों को एग्जाम नहीं देने दिया, तो वहां पे आप सोच सकते हैं कि वहां पर वही लेफ्ट विंग्स एंड लाइट लिब्रांडू सरकार है, तो वो दे विल ट्राई टू प्रोजेक्ट दैट थिंग। बट ये चीज बिहार में हो रही है, तो इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग कि एंड उसके बाद उन्होंने कुछ किया भी नहीं है। नो एक्शन हैज बीन टेकन अभी तक जो है, दे हैव बीन साइलेंट ऑन दिस। तो इससे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर हम इतनी ज्यादा टॉलरेंट रहेंगे हर चीजों पे, अपने इन चीजों पे, तो देयर विल बी मोर इंसिडेंट लाइक दिस। और मैं ये बता दूं कि कहीं ऐसा नहीं है कि आप यूनिफॉर्म में नहीं पहन सकते हैं, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मंदिर परेड में हम यूनिफॉर्म में जाते हैं, कभी कभी सुबह होती है या कुछ, तो हम यूनिफॉर्म में मंदिर में तिलक लगाते हैं। दैट टाइम मंदिर परेड इज देयर, वी कैन पुट। बट आपको ये बता रहा हूँ, जैसे हमारे कुछ सिलेक्टिव रोल होते हैं, जैसे कहीं हम जाएंगे, वी आर ऑन द वॉर फ्रंट, वहां पे हमें रिलीजियस सिंबल नहीं लगाने होते।
उसमें मनाही होती है। देयर आर सर्टेन कंडीशंस जहाँ पे हमें सर्विस उस पे नहीं, अपने जो रिलीजन उसको हमने डिपिक्ट करना पड़ता है, जस्ट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इन दिस देयर आर दैट सेट गाइडलाइंस फॉर एवरीवन कि आपको उस टाइम पे रिलीजियस सिंबल्स और ये सब चीजें नहीं रखनी है, जिससे कि आप एनिमी के सामने एक्सपोज ना हो जाओ, मतलब कि उस चीज को मेंटेन करने के लिए। अदरवाइज नॉर्मल रूटीन में देयर इज नो दैट मच एम्बार्गो ऑन दिस। तो ऐसा है कि जब क्या होता है कि व्हेन यू हैव सर्टेन सेट ऑफ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि कुछ जो उस आइडियोलॉजी के लोग जब वो बड़े पदों में आते हैं या कुछ आते हैं, तो वो कहते हैं ना, आपका जो भी अंदर की सोच होती है वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाती है। तो वो फिर अपना एजेंडा अपने जिस पद पे होते हैं तो दे विल ट्राई टू प्रोजेक्ट दैट थिंग, जिससे वो प्रभावित होते हैं। एक चीज़ और मैंने देखी है, मैं ये भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे हमने लेफ्टिस्ट, एक लेफ्ट विंग की बात करी, वो लेफ्ट विंग हमारे ही समाज से अधिकतर आता है। मतलब अधिकतर लेफ्टिस्ट जो आप देखेंगे वो हमारे हिंदू समाज के ही होते हैं, हिंदूज ही होते हैं मैक्सिमम। तो ये भी एक समझने की बात है, जब हमारे ही समाज से ही लोग निकल निकल के हमारे ही धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करेंगे तो फिर हम कैसे लड़ेंगे? ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लेफ्ट मतलब मुस्लिम्स नहीं है, लेफ्ट मतलब आपको पता ही है, इट इज़ मार्क्सिज्म, इट इज़ ये ना मार्क्सिस्ट पार्टीज और मार्क्स की आइडियोलॉजी को जो फॉलो करते हैं, दैट इज़ व्हाट लेफ्ट विंग इज़ ऑल अबाउट, एंड दैट विल रिमेन एंटी हिंदू, क्योंकि वो आइडियोलॉजी ही वैसी है। अब मीडिया में जैसे पहले हम देखते थे, मीडिया में जो भी अधिकतर बच्चे ना पहले से ही ग्रूम हो जाते हैं कि हमें लेफ्ट लीनिंग होना ही होना है, बट दे आर नॉट अवेयर कि बेसिकली लेफ्ट होना है क्या। मतलब बीइंग अ लेफ्ट, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, इट इज़ लाइक बिकमिंग एंटी नेशनल एंड बिकमिंग अ स्पेसिफिक। एंड कम्युनिज्म जो आंदोलन था वो ये नहीं था जो आज की लेफ्ट प्रैक्टिस करती है, दैट वाज समथिंग एल्स, दैट वाज बीइंग रिबेल टुवर्ड्स एनीथिंग, जितना मुझे पता है। अब हम अपने ही समाज से अगर लेफ्ट विंग निकलते हुए देखते हैं, जो एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स को हमेशा प्रोपेगेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, बिकॉज इसका सबसे बड़ा रीज़न मैंने जो देखा है वो फंडिंग ही है। मतलब अगर कोई लेफ्ट लीनिंग चैनल हो, उसको इंटरनेशनल फंडिंग, ऐसी फंडिंग बहुत जल्दी होती है और वो जल्दी ग्रो करता है। मीडिया में स्पेसिफिकली मैंने ये देखा, या फिर उनके प्रमोशन जल्दी होते हैं, तो इट इज़ ऑल आइडियोलॉजी व्हाट दे फॉलो। सो हमारे ही समाज से जो लोग निकल रहे हैं उनसे भी हमें कैसे लड़ना हो, क्योंकि हमारी लड़ाई तो ट्रिपल हो गई कि एक तो हम दूसरे धर्म के लोगों से लड़ रहे हैं, फिर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी लड़ ही रहे हैं, फिर हम एजुकेशन सेक्टर में भी वैष्णो देवी जैसे इश्यूज जो आपने उठाए थे मेरे साथ में, वो भी यही है, इसमें भी मतलब बायस ही है। तो हम कितना लड़ेंगे? तो ये तो 4-5 चीज़ें हैं जिनसे हमें लड़ना है, और ये बहुत बड़ा नेक्सस है, और उसमें हमारे समाज के लोग भी हैं जो हमारे साथ में नहीं खड़े होते हैं। मैं आपको यही बताऊं, लेफ्ट और राइट का जो कॉन्सेप्ट आया था, इट वाज पोस्ट क्या कहते हैं आपको, कोल्ड वॉर एरा के था, जिसमें कि एक लेफ्ट ब्लॉक था और एक राइट ब्लॉक था। राइट ब्लॉक में मोस्टली वेस्टर्न पावर्स आते थे और लेफ्ट ब्लॉक में मोस्टली जो कम्युनिस्ट से इन्फ्लुएंस थे, चाहे वो रशिया था, चाइना था, ये सब लोग उसमें आते थे। जब ये कॉन्सेप्ट बना था तो इंडिया में भी कम्युनिज्म आया था, और जब ये पावर में थे तो इसी कंसेप्ट से पावर में आए थे, जिस जिस भी स्टेट में थे। एक टाइम पे आप देखेंगे तो लेफ्ट की काफी यहाँ पर एक गवर्नमेंट के पार्ट हुआ करते थे लेफ्ट, जो भी होते थे, सीपीएम सीपीआई जो होता था। बट धीरे धीरे इन्होंने अपना नैरेटिव चेंज किया। इन्होंने देखा कि अगर राइट विंग जो है वो नेशनलिस्ट बातें करते हैं तो हम एंटी नेशनलिस्ट बातें करेंगे। तो लेफ्ट, इन्होंने उस लेफ्ट और राइट को कंसेप्ट को ही चेंज कर दिया कि अगर राइट विंग जो है नेशनलिज्म की बातें करेंगे तो हम जो है एंटी नेशनलिस्ट बातें करेंगे। अगर राइट विंग जो है वो कश्मीर के लिए बोलेंगे कि कश्मीर इंडिया का पार्ट है, तो ये कश्मीर की आज़ादी की बात करते थे। तो इन्होंने इसकी नैरेटिव को ही चेंज कर दिया, उस लेफ्ट और राइट को ऑपोजिट की, हमने ऑपोजिट व्यू बनाना है। अगर राइट वाले जो है नेशनलिस्ट बातें करेंगे तो ये लेफ्ट वाले जो हैं वो एंटी नेशनलिस्ट बातें करेंगे। तो उसी का आप रिजल्ट देख रहे हैं कि इनका दायरा सिकुड़ते सिकुड़ते, वेस्ट बंगाल में कहीं इनकी 34 इयर्स की सरकार थी, आज एक भी सीट नहीं है, इस बार भी 0 पे आएंगे। आप केरला में आहिस्ता आहिस्ता इस बार इनकी गवर्नमेंट चली जाएगी तो ये कहीं पे भी नहीं रहेंगे।
तो जब देखिए कि जब इंडिया के कंसेप्ट में बात करेंगे तो वी और ऑल नेशनलिस्ट, चाहे भी है 80 to 90% पीपल जो हैं, दे आर फॉर द कंट्री। नो वन विल लाइक कि अगर कोई बोलेगा कि कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं है, यहाँ उधर प्लेबसाइट करिए, यहाँ जो है वो कश्मीर जो है उधर के कश्मीरियों का है, कोई भी इस कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेगा, कोई भी इसको पसंद नहीं करेगा। दिस इज द रीजन दैट देर इज नो लेफ्ट इन पावर इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया नाउ हाँ एक्सेप्ट सही। इन केरला। यहाँ पे भी वो खत्म होने वाला है, क्योंकि उन्होंने उस कंसेप्ट को ही बदल दिया। जो मार्क्सिस्ट थी हाँ सीपीआई, एग्जैक्टली, वही उसी तो को मैं बोल चेंज करके उन्होंने एंटी नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव पे ले आए। हाँ वो जो आप बोल रहे हैं कि अपनों से लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि अगर ये राइट विंग वाले जो हैं, हमने उनके एंटी चलना है, कि एक होते हैं ना नॉर्थ पोल साउथ पोल, दे आर जस्ट ट्राइंग टू ड्रैग देम। और इनको इन्होंने काफी बार अपने आप को चेंज भी करने की कोशिश की, देयर लीडरशिप हैज चेंज, बट अभी लोगों में एक कंसेप्ट आ गया है कि दे आर ऑल, जेएनयू में भी इनका जो भी चीजें हुई, इन्होंने जो भी नारे लगाए, आपको पता ही है वहां पर कैसे कैसे इन्होंने एंटी नेशनलिस्ट लोगों को, एजेंट्स को, और उनको बढ़ावा दिया। सो पीपल हैव कम टू नो देयर रियलिटी एंड दिस एजेंडा विल नॉट वर्क इन इंडिया। no, they are now left only on social media, so they are whatever they are putting, their platform is only their own profile. अब तो उनका न्यूज़ चैनल में भी मैं कहीं नहीं देखती हूँ कि मतलब लेफ्ट आइडियोलॉजी या ऐसे लोग जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स या एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स को रेस करते हैं वो कहीं आगे जा रहे हैं। सो दे आर जी नॉट गोइंग एनीवेयर। अब जैसे इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी है जो भीमराव अंबेडकर जी को प्रोजेक्ट करते हैं कि ही वाज वन ऑफ द लेफ्टिस्ट एंटी ब्राह्मण, ही हैड एंटी ब्राह्मण आइडियोलॉजी। यहाँ तक आप उनका इतिहास पढ़ें तो वो ब्राह्मण से ही पढ़ के आते हैं और ब्राह्मण ही उन्हें बनाता है। तो ये जो पूरा मतलब जो नेक्सस है, इसे ब्रेक करने के लिए तो बहुत समय तो लगेगा, चाहे गवर्नमेंट यही हो, बट मतलब हम लोगों को भी आई थिंक एज अ सिटीजन इसको ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें जो है लगातार करनी पड़ेगी, जिसके कारण ये चीज़ें मतलब किसी ना तरीके से ब्रेक हो भी और ये नैरेटिव्स ना बन पाए। तो जाते जाते मैं आपसे एक कंक्लूजन और लेना चाहूँगी कि मतलब आप क्या सोचते हैं और आगे की जो जनरेशन है उनके लिए आपका क्या एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, या जो भी आप अपने हिसाब से फ्रीली बोलना चाहें। मैं तो पहले, सबसे पहले मैं ये आपको सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ, जो ये टीसीएस का इशू है, चाहे इंडिगो का है, चाहे लेंसकार्ट का है, दे आर नॉट एनी आइसोलेटेड इंसिडेंट। इट इज अ ट्रेन मैकेनिज्म, आई कैन से द ट्रेन मैकेनिज्म, क्योंकि ये एक मैकेनिज्म लाया गया जिसमें कि एक जो है हमारे रिलीजियस सिंबल को एक बैकवर्डनेस का प्रतीक बताया गया, उनको एक वर्किंग कल्चर को के अगेंस्ट बताया गया, बिकॉज इट वाज पार्ट ऑफ दैट आइडियोलॉजी जो कि वेस्ट से आई, कि जिसमें कि वो दे ट्राई टू एक, बिकॉज आई कैन कनेक्ट इट विद द रिलीजन ओनली, बिकॉज वेस्टर्न से लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी के लिए, कन्वर्शन के लिए यहाँ पर आए, जितने भी आए, चाहे आप ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी, दे वर एक्सपेंडिंग बिकॉज नॉट ऑफ colonial powers टू एक्सपेंड क्रिश्चियनिटी इन पैन वर्ल्ड। तो हर कोई अभी जैसे इस्लाम के लिए बोल रहे हैं, कोई जो है अपने अपने रिलीजन के लिए वो करते हैं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट आइडियोलॉजी, कि जिसमें हम लोग हिंदुइज्म को बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हमने नहीं बोला कि हम लोग एक्सपेंड करें, हम अमेरिका तक ले जाएं या उधर तक ले जाएं। हम कहते हैं कि पूरा वर्ल्ड ही हमारा जो है परिवार है, उसमें चाहे जो भी लोग रह रहे हैं सभी कहीं ना कहीं सनातन धर्म के ही अनुयायी हैं, वहीं से पैदा हुए हैं सभी लोग। तो ये मैं सभी को यही देना चाहता हूँ कि अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को स्ट्रांग बनाइए। कोई आपको कुछ भी बोले कि आपके रिलीजन ऐसा है, आपके जो है ग्रंथों में ये लिखा है, आपके जो देवी देवताओं में ये त्रुटियां हैं, तो आप उसको मत सुनिए। क्योंकि क्या है, अगर आप उनके नरेटिव को सुनते हैं तो आप जो है उनके ट्रैप में फंसते हैं। अगर आपको कोई, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, एक मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। आई मेट विद अ सीनियर कर्नल, ही कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। वो पहले सिख थे, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए। तो मैंने उनसे पूछा, सर आप क्यों कन्वर्ट हुए? ही बट रीजन ही गेव मी कि आई वाज नॉट गेटिंग कनेक्टेड टू माय रिलीजन। ही वाज टेलिंग मी, मेरे को वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर आपको कन्वर्ट होने के बाद कनेक्ट हो गए आप?
तो मेरे को बोलते हाँ मेरे को अभी अच्छा लगता है, आई गेट नो, आई गो टू चर्च एंड ऑल। मैंने कहा सर कल को क्या पता आपको कोई दूसरा रिलीजन कनेक्ट होने लगे। तो मैंने कहा इतनी रूट्स आपकी कमजोर नहीं होनी चाहिए। मैं यही युवाओं को सबको यस। बोलना चाहिए, अपनी रूट्स को मजबूत करिए। जो इस पेड़ की रूट्स मजबूत होंगी उसको कोई हिला नहीं सकता। अगर आपके कल्चर की, आपके रिलीजन की, आपकी जो भी परंपराओं की जो रूट्स है वो स्ट्रांग रहेगी तो आपको कोई भी हिला नहीं पाएगा, कोई भी आपको शेक नहीं कर पाएगा, कोई भी आपको जो है इस लव जिहाद के एंगल में या जो भी ये सिलेक्टिव टारगेट किए जा रहे हैं उसमें आप उसके ट्रैप में आप नहीं फंस पाएंगे जब आप इनके मॉड्यूल को समझ पाएंगे। तो मैं सभी युवाओं को, सभी यंगस्टर्स को यही अपील यही बोलूंगा कि अपनी संस्कृति से जुड़िए, अपने कल्चर से जुड़िए, अपने जो है जो भी महान नेता हुए हैं, महान जो भी हमारे नायक हुए हैं उनको पहचानिए और उनकी जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स आते हैं, उनकी जयंती आती है, उनको मनाइए। और अपने फेस्टिवल्स को भी हर्षोल्लास से मनाया जाए। कोई ये हाँ। नहीं होना चाहिए कि पटाखे नहीं चलाइए, दिवाली में पोल्यूशन होगा, होली में करेंगे तो ये पोल्यूशन होगा। ये सब चीजें जो हैं इससे कोई खतरा नहीं होगा। पहले भी जो है वर्ल्ड में दिवाली मनाई जा रही थी, आज भी मनाई जाएगी और आगे भी मनाई जाएगी। तो बहुत तो पटाखे इसमें चलाते जी, तो यही बोलूंगा कि अपने कल्चर को, अपने फेस्टिवल्स को जो है प्राइड से मनाइए, तभी हैं। आपकी रूट्स मजबूत होंगी। और अपने आगे वाली जनरेशन को भी यही सिखाइए, उनको रोज पूजा पाठ की पद्धति सिखाइए, उनको कल्चर सिखाइए, उनको मंदिरों में लेके जाइए, अपने जितने बिल्कुल। भी तीर्थ स्थान है उधर ले जाइए, जिससे कि आपकी जो रूट्स हैं और मजबूत हों और आपको कोई भी डगमगा ना सके किसी प्रलोभन से, किसी भी नेक्सस से, किसी ट्रैप से। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी कि अगली जो है अगले वेंसडे भी मैं आपको हम ज्वाइन कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय हो। एक टॉपिक जो है जी जिस पे हम लोग बात करना चाह रहे थे आपसे, वुमेन रिजर्वेशन बिल। सो वी कैन जी join tomorrow also and keep the debate tomorrow as well। तो मेरे तो यही कोशिश है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से मेरे निकलने का रीज़न ये है कि मैं ऐसे मुद्दों को तो उठाऊं कम से कम। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं डिबेट करने के बाद मैं बहुत सारे चैनल के एंकर्स को भेज देती हूँ कि अगर आप में थोड़ा सा भी ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे कुछ है तो थोड़ा सा अपने धर्म के लिए भी कुछ डिबेट करिए। बट दे हैव मैम एक दे चीज और हैव मैं बताना चाहता हूँ नीरज को, फॉर जी। दोज हु आर वर्किंग इन कारपोरेट्स। तो जो भी ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर आपको कोई बोलता है कि आपने कलावा नहीं पहनना है या आपने तिलक नहीं लगाना है, तो आस्क दैट एचआर और समथिंग टू गिव यू इन रिटर्न में रिटर्न या रिटर्न ईमेल करके भेजे। क्योंकि कोई भी चीज वर्बली मत लीजिए, क्योंकि जब वो आपको ईमेल करते हैं या आपको रिटर्न में देते हैं तो देन दे कैन डायरेक्टली गेट इनटू दैट थिंग की बाद में उसको वो उसके बाद में डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपको बोले, एचआर बोले या कोई भी आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव बोले कि ये चीज नहीं करनी है, तो उनसे बोलिए कि हमें मेल में दीजिए या हमें रिटर्न में दीजिए, क्योंकि उसका फिर रिपरकशंस उनके लिए भी होंगे। दे विल नॉट गिव यू इन राइटिंग। तो अनलेस इट डोंट गिव यू इन राइटिंग, द वर्बल थिंग्स हैव नो मीनिंग, नो रेलेवेंस। लेकिन फिर भी ये भी एक मतलब जो है यंग जनरेशन के लिए एक चैलेंज तो है, क्योंकि हम देखते हैं इंडिया में बहुत सारे लोग बहुत शहरों से दिल्ली आते हैं जॉब्स करने के लिए, फिर बॉम्बे जाते हैं जॉब्स के लिए, तो लगातार बैंगलोर में जॉब्स करते हैं अपने घर बार फैमिलीज को छोड़ के। तो बहुत सारे आपने देखे होंगे सुसाइडल केसेस भी इसी वजह से, सुसाइड केसेस भी हुए हैं पीछे, क्योंकि आपको पता नहीं लगता कि आपके बच्चे के ऊपर क्या बीत रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर वर्बली ना होके चीज़ें रिटर्न में लिखी जाए। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि उससे भी ये है कि जॉब जाने का डर है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि आप हैरेसमेंट से बच सकते हैं। तो जॉब तो दूसरी जी मिल सकती है, बट आपके साथ जो मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट होगा उसमें जो है वो ये दिखेगा कि नहीं। और ऐसा है कि बहुत सारे एम्प्लॉय जो स्मार्ट होते हैं वो स्मार्टली अगर टैकल करें चीज़ों को, तो एचआर और कंपनी वालों में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो फिर आगे आके रूल रेगुलेशन ब्रेक करें। बेसिकली मैं तो यही कहती हूँ कि हर कॉन्ट्रैक्ट में जॉब के आपके पास में एचआर पॉलिसीज लिखी हुई आती है। तो द मोमेंट दे आर ब्रेकिंग देयर ओन पॉलिसीज, तो आप वो
उस पे उनको टारगेट कर सकते हैं कि आपकी पॉलिसी थी, हम तो यही फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक बेटर वे हो सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक कीप यू सो विनिंग अस मच। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी डॉटर हुई है एंड डॉटर्स आर, पेरेंट्स वो थैंक यू सो ब्लेस्ड मच। होते हैं जिनके घर में डॉटर होती है। हमारी भी डॉटर ही है। तो हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ विद योर डॉटर। तो फादर डॉटर्स का रिलेशन बहुत अच्छा होता है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड मैं जल्दी मिलूंगी आपसे। और जो मैंने आपसे कहा था एक वर्कशॉप के लिए, वो भी हम जल्दी आपके साथ में करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। इट्स एन ऑलवेज एन ऑनर। थैंक यू सो मच। सो ये थे कर्नल डॉक्टर आदर्श शर्मा जी, जिन्होंने एक बहुत अच्छे ओपिनियंस और बहुत अच्छी डिबेट की मेरे साथ में। और मैं चाहूँगी कि आप लोग हमारे साथ में ज्वाइन करें। और एक्टिव ऑडियंस से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे मुद्दों पे अगर आपके साथ भी इस प्रकार का किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट हो रहा है, फिजिकली या मेंटली, आप जो है इन सजेशंस को लीजिए और इनको प्रैक्टिस में लेके आइए कि जो भी बात हो वो रिटर्न में मांगिए। और उसके बाद भी अगर हैरेसमेंट होती है तो गो बियॉन्ड एवरीथिंग, और आपको जो भी एक्शन लेने का मन हो दमखम से एक्शन लीजिए। और साथ ही आप हमें भी इन्फॉर्म कर सकें हमारे कमेंट बॉक्स पे, हमारे ईमेल आईडी पे, अगर आपको भी ऐसा फील होता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है जिसके बारे में जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे, आप मेंटली हरास फील करते हैं, फिजिकली आपको प्रेशर फील होता है कि आपको जॉब करनी है बट लगातार आपकी हरासमेंट हो रही है, तो प्लीज़ गेट कनेक्टेड विद अस। हम आपका पूरा साथ देंगे एज अ प्रेस ऑर्गेनाइजेशन। हम आपके लिए स्टैंड लेंगे। हमारा चैनल एक आम आदमी का चैनल है जहाँ पे हर एक व्यक्ति आकर अपनी बात रख सकता है। तो उसके अलावा आप सभी को पता है कि हम दिल्ली में करने जा रहे हैं धनुर्विद्या की एक वर्कशॉप, जो 5 साल से 18 साल के बच्चों के लिए है। आपको वो अपने बच्चों को ज्वाइन कराना चाहिए, अपनी संस्कृति से उनको जोड़ना चाहिए। उसके साथ ही हमारी चौथी धार्मिक यात्रा हम करेंगे कश्मीर में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भारत मेरे साथ। गुड